आपको नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस का जो 3 परिवर्तन हैं, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी और निकटता सूचक संबंधी परिवर्तन, वो हमने सीखा और उनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है यह भी हमने सीखा, समझा और जाना। अब उससे संबंधित हम चाहते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल देखें और अगर उसमें कहीं आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं। He said to me, I shall teach a new lesson today. Right, I shall teach a new lesson today. इसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे बच्चों तो हो जाएगा ये told मी, और कामा को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। और आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट। और आज सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन खुद ही आया हुआ है, यानी ही है, और आई को हम डायरेक्ट आई के प्लेस पे क्या लाएंगे? ही ला देंगे। इसमें कुछ हमें चेंज नहीं करना क्योंकि दोनों प्रोनाउन हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही। और शैल और बिल को कैसे परिवर्तित करते हैं? बिल को वुड में, शैल को शुड में। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड। और टीच में हमें कोई परिवर्तन करना नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, टीच ए न्यू लेसन। सॉरी, गलत हो गया ये। लेसन दैट डे। क्या हो जाएगा बच्चों? दैट डे। क्लियर? यदि मान लीजिए सेम यही सेंटेंस हो और अगर मान लीजिए ऐसे हो, आई शैल टीच यू, क्या हो बच्चों? आई शैल टीच यू ए न्यू लेसन टुडे। अब यहाँ कामा के अंदर यानी आर-एस का जो वाक्य है उसमें 2 प्रोनाउन आ गए, फर्स्ट पर्सन भी आ गया और सेकंड पर्सन भी आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ तो आपने आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आपने चेंज कर ही दिया है। यू सेकंड पर्सन आ गया है तो यू को आप मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। तो यू को मी के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो डायरेक्ट मी आ जाएगा, यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यू जो यहाँ आया हुआ है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है। किसके प्लेस पे आया है?
तो यहाँ डायरेक्ट मी हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे बदल चेंज करते तो यहाँ पर मी हो जाता। क्या हो जाता? मी हो जाता। कल हमने इसी चीज़ को बताया था, ये यू जो आया था वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आया था, तो हम मी के अनुसार तब भी बदले थे कल, लेकिन कल जो बदले थे तो मी का हम सब्जेक्टिव केस ला करके रखे थे। क्लियर, समझ में आया? अगर दोनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं, फर्स्ट भी आ जाता है और सेकंड भी आ जाता है, तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट को सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज कर देंगे और सेकंड को ऑब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर? उसमें हमें केस का भी ध्यान रखना है कि वो कौन से केस में है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो अगला स्टेप हम ये पढ़ेंगे कि यदि हमें किसी वाक्य में सेकंड पर्सन प्रोनाउन कामा के अंदर आया हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो उस स्थिति में हम उसे कैसे चेंज करेंगे। जैसे आइए देखते हैं। रमेश सेड यू विल नॉट हेल्प मी। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। रमेश सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, जबकि ऊपर सेड के बाद टू मी यानी मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और कामा के अंदर का जो सेंटेंस है यानी आर एस का जो, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आर एस का जो वाक्य है इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो हाँ, क्या करते हैं बच्चों? हाँ, कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं या फर्स्ट पर्सन का मी मान लेते हैं। चाहे आप मी मान लीजिए वहाँ, या चाहे हिम मान लीजिए, दोनों में से कोई एक मान करके वहाँ रख करके हम इसको बदल देते हैं। हाँ, पूर्वत आप लोगों को पता भी है ये। तो रमेश टोल्ड मी दैट हेल्प। अब देखिए, मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मी क्या है? अब फिर इसको हम रमेश के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? और रमेश क्या है? एक नाउन है, और रमेश के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे हम? ही लाएंगे। अब ही का मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का अगर रमेश के लिए हम ही ला रहे हैं प्रोनाउन, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो यहाँ पर मी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे बच्चों? हिम। एक सवाल और आपसे करना हमें, अगर मान लीजिए यहाँ रमेश की जगह पे राधा अगर होता, क्या होता? तो मी के प्लेस पे क्या आ जाता? मी के प्लेस पे क्या आता बच्चों? हर। हर आता। क्यों? क्योंकि आपको केस पता है, सी हर हर। ऑब्जेक्टिव केस हमें रखना होता तो यहाँ क्या आ जाता? हर। अगर रमेश की जगह पे गर्ल होता तो यहाँ क्या आता? तब भी हर आता। अगर द मदर होता तब भी क्या आता? हर आता। लेकिन अगर रमेश की जगह पे मोहन एंड सोहन होता तो यहाँ क्या आता? क्या आ जाता? वेरी गुड, क्या आता? देम आता।
क्योंकि कोई भी नाउन अगर वो सिंगुलर हैं और लेकिन एंड से जुड़े हुए तो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन, अभी प्लूरल हो गया। राधा एंड गीता, ये भी प्लूरल। मोहन एंड राधा, ये भी क्या है, प्लूरल है। तो इनके लिए प्रोनाउन चाहे राधा और मोहन हो, चाहे मोहन एंड सोहन हो, चाहे सीता एंड गीता हो, इनके लिए प्रोनाउन आएगा दे। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो वहाँ ज़रूरत रहेगा उसे हम रखेंगे। समझ में आया ये? तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे बच्चों? तो हम थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का हाँ प्रोनाउन हम ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या माना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी माना है। यहाँ हम हिम भी मान सकते हैं, और अगर हम यहाँ हिम मानते हैं तो यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्लियर? अब ही के अलावा हम हर भी मान सकते हैं, क्योंकि हर भी तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हर मान लेंगे तो यहाँ आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को कैसे बदलें, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में तीसरा रूल जो है वो एक्सेप्शन ऑफ द रूल। क्या कहते हैं उसको? एक्सेप्शन ऑफ द रूल, तीसरा रूल है इसका। एक्सेप्शन ऑफ द रूल का मतलब होता है नियम के अपवाद। और आप लोग साइंस के छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे अपवाद आते होंगे। अपवाद किसे कहते हैं? नियम को न माने। और साइंस को छोड़ दीजिए, हम आपको ज़मीनी स्तर पर लाते हैं इसे अपवाद दिखाने के लिए। अभी देखिए आपके फील्ड में तमाम सारे बच्चे जो आए थे, प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर में थे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ड्रेस में आए थे, फुल ड्रेस में आए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ड्रेस में नहीं थे। अब उनको डेली कहा जा रहा है कि आप ड्रेस में आइए, ड्रेस में आइए, रूल फॉलो करिए, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे क्या हो गए, नियम के अपवाद। अब अंकित सोच रहे हैं सर कहीं हमारी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं अंकित, खाली यहाँ उद्देश्य है समझाना। ठीक है? तो ऐसे बच्चे या ऐसे क्या कहेंगे आप, तत्व या ऐसे सेंटेंस जो नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नियम के अपवाद। अब नियम का अपवाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम कहीं न कहीं बंधे होते हैं। बंधे होते हैं, नहीं बंधे होते हैं? यहाँ भी बंधे हैं, घर पर भी बंधे होते हैं। ऐसे जो भी रूल रेगुलेशन जो हम पढ़ते लिखते हैं, वो सारी चीज़ें एक रूल के अंतर्गत बंधी होती हैं। और जो नहीं बंधे होते हैं पालन, उनको हम बोलते हैं कि अपवाद हैं। और बंधे हुए 100% लोग होते हैं, अपवाद में गिने चुने लोग होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी गिने चुने लोग हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए, सब क्या है, नियम का पालन करते हुए आ रहे हैं। अब हम जो पढ़ेंगे ये ऐसे हैं, ये नियम का पालन नहीं करते हैं। अब नियम का पालन ये क्या नहीं करेंगे वो आपको हम बता दें। अभी हमने पहले रूल में जो पढ़ा था वो ये था कि यदि बाहर का वाक्य यानी हमारा आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर के वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, दैट कंजक्शन लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं और इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। सेकेंड रूल में हमने ये पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरबी हमारा बाहर का वाक्य हमारा कह लीजिए कि अगर पास्ट टेंस में हो तो कामा के अंदर के वाक्य में हमें
3 तरह के परिवर्तन करने होते हैं। वो 3 तरह के परिवर्तन टेंस, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना, जिसे हमने विस्तृत समझा है, जाना है। तो उसी नियम का पालन ये 3-4 ऐसे बिंदु हैं जो नहीं करते। तो अगला रूल जो होगा हमारा कि जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा हम, हाँ, यदि कामा के अंदर का वाक्य, यदि कामा के अंदर के वाक्य में कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, क्या हो, कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, कही गई हो, ऐतिहासिक घटना हो, कोई आदत संबंधी बात हो या कोई कहावत हो, क्या क्या, कोई सदा सत्य रहने वाली बात, कोई ऐतिहासिक घटना, कोई आदत संबंधी बात और कोई कहावत, ये अगर 4 चीज़ें कामा के अंदर आई हुई हैं तो बाहर का वाक्य यानी हमारा आरबी भले ही पास्ट टेंस में हो, अंदर के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम सिर्फ दैट कामा को हटाकर दैट कंजक्शन लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस हमारा है बच्चों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। ये इसे हम क्या मानेंगे? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। और सिद्ध करके आपको दिखा देते हैं 1 मिनट में। पृथ्वी कैसे सूर्य का चक्कर लगाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। कभी आप जब बस में यात्रा करते हैं, हमें क्या पता चलता? हमें पता चलता सूर्य यहाँ यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जा रहा है, यही हमें पता चलता है बच्चों। लेकिन ये उल्टा पता चलता है। कैसा पता चलता है? उल्टा। क्यों उल्टा हमें पता चलता है? क्योंकि इसकी रफ्तार यानी पृथ्वी की रफ्तार इतनी तीव्र है कि हमें उल्टा दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है? सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है और पृथ्वी हमारी मूव कर रही है सूर्य के चारों तरफ। अब पृथ्वी की जो रफ्तार है बहुत फास्ट है कि हमें उल्टा दिखाई देने लगता है। जैसे जब आप कभी बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो रात्रि के समय विशेषकर कभी प्रैक्टिकल करना तो खिड़की से बाहर झांक के देखना तो आपको लगेगा कि पेड़ सब पीछे भाग रहे हैं। पेड़ सब क्या हो रहे हैं और भाग कौन रहा है? जिसमें आप बैठे हो ट्रेन भाग रही है। और दिखाई क्या दे रहे हैं आपको? पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जबकि पेड़ क्या है और चल कौन रहा है? ट्रेन, जिसमें आप बैठे हुए हैं। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ क्रिया? और वही ट्रेन जब खड़ी हो जाती है तो हमें दिखाई देता कि पेड़ स्थिर हैं, सब कुछ स्थिर है, सब कुछ जैसे है वैसे। पेड़ के अलावा सड़क पर लगी हुई जो बत्तियां होती हैं वो भी पीछे भागती हुई दिखाई देती हैं। जो भी आपको मकान दिखाई देंगे वो भी भागते हुए दिखाई देंगे। इसमें क्या कारण? सिर्फ उसी ट्रेन की रफ्तार का है। ऐसा है कि नहीं है? तो पृथ्वी की रफ्तार इतनी तीव्र है कि हमें उल्टा दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम में जा रहा है, बल्कि
सूर्य स्थिर है, पृथ्वी जो है अपना चक्कर लगाते हुए अपना जगह बदलती है। तो कौन चक्कर लगाता है? क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये क्या है? ये सत्य सिद्ध किया गया है, जैसा कि अभी भी मैंने एक उदाहरण आपको बताया। तो कामा के अंदर जो ये वाक्य है क्या है? सत्य है। इस नाते कामा के अंदर के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको कामा को हटाकर दैट कंजक्शन लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। Students that Earth moves round the sun. Round the sun. डायरेक्ट, ये होगा डायरेक्ट। तो ये समझ में आया? अब बचा हुआ 3 और है जो हम कल पढ़ेंगे, कल उसका अध्ययन करेंगे क्योंकि बेल ओवर हो गई है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।